हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि फाइंडिंग कंपोनेंट्स। क्या मतलब होता है? फाइंडिंग कंपोनेंट्स, है ना जी। अब बोलोगे सर कंपोनेंट्स क्या होता है? तो कंपोनेंट्स क्या होता है कि सपोज कीजिए हमारे पास में एक वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है जी? ए वेक्टर है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका एक प्रोजेक्शन को ले रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन बोलने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि इधर से कोई लाइट रेज आ रही है, तो ये जो वेक्टर जो है इसका जो इमेज जो है कहीं पर भी किस तरीके से बनेगा, ठीक है, जिसपे भी हमको देखना है प्रोजेक्शन। तो सपोज कीजिए कि हम इस एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन देखना चाहते हैं, तो कैसा दिखाई देगा हम लोग को? ठीक है, ये हो गया। तो ये है इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, ठीक है, ए वाई, है ना जी। तो ये जो है ए टू द बेस वाई जो है इस ए वेक्टर का एक कंपोनेंट हो गया। तो कंपोनेंट कहां पे, किस पे? तो इस पर्टिकुलर एक्सिस पे। तो इसको हम लोग सपोज कीजिए कि बोल दिए वाई एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग को एक्स पे इसका प्रोजेक्शन देखना, तो अब लाइट रेज इस तरफ से आ रहा है, तो यहां पर इमेज बनेगा एक्स पे बनेगा। कैसा बनेगा इमेज? इस तरह से, ए वेक्टर ऑन दिस एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। यानी कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है किसी भी एक्सिस पे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। अब क्या है कि इन दो कंपोनेंट को और इस ए वेक्टर को यदि हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल आता है। ये है आपका AX, ये है आपका AY, ठीक है। देख रहे हैं ये दो कंपोनेंट है इसका, किसका? ए का कंपोनेंट है। अब इसको हम क्या करते हैं? तीसरे वाले वेक्टर के साथ में भी इसको कंबाइन करते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये है आपका ए वेक्टर, ठीक है। अब ये आपका हो गया ट्रायंगल लॉ के अनुसार, है ना। तो ट्रायंगल लॉ के अनुसार अगर आप इसको यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ए वेक्टर है दैट इज द सम ऑफ दिस x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, है कि नहीं। मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है थीटा है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि ये जो दो वेक्टर आया है, जो कंपोनेंट आया है, वो एक्चुअली में इसका एक पार्ट है, ठीक है, इसी का ही पार्ट है। अब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट को एक आदमी जो है ढकेलता है, ठीक है, एक आदमी। नाउ अब हम ये चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को दो आदमी मिलकर ढकेले, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो इसी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर दो आदमी खड़ा कर दिए, ठीक है। अब ये दोनों आदमी मिलकर इसको ढकेल रहा है, तो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो इसके इफेक्ट के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है इस पर्टिकुलर पर्सन का कंपोनेंट है कि नहीं, मोटे शब्दों में यदि समझना चाहें तो उसी तरीके से ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है AX हो गया और AY हो गया, लेकिन इन दोनों के द्वारा जो इफेक्ट होगा वो A के बराबर ही होगा। इसका मतलब कि अगर दो आदमी मिलकर ढकेल रहा है तो फिर इसको लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से यदि आप इन दोनों पे काम कर रहे हो तो फिर आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग में रखना है, ओके। अब देखिए इसका जो है ट्रायंगल लो, अब ये एक ट्रायंगल बन गया, तो इस AX का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका हो जाएगा AX दैट इज इक्वल टू A cos थीटा, होगा कि नहीं। यहां पर देखिए थीटा एंगल बन रहा है, इसका मैग्नीट्यूड A है,
ये हो गया थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड विल बी a cos थीटा। अब इसको निकालना है, ये वाले को, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री a sin थीटा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या हो गया जी, हम लोग एक सिंपल चीज आज सीख लिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो कर लोगे रिजोल्यूशन, है ना, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर f है, ये थीटा है, ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका कॉम्पोनेंट हमको यहाँ पे निकालना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा f cos थीटा, ठीक है, और ये को क्या हो जाएगा जी f sin थीटा, ओके, इस तरीके से, ओके। तो ये होता है क्या, किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, है ना, और यही चीज क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखो यहाँ पर एक बात कि ये जो एक आदमी है, इसको हम लोग रिप्लेस किए 2 आदमी से, तो और भी आदमी से रिप्लेस कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी। लेकिन क्या है कि सिंपल रखने के लिए, चीजों को सिंपल रखने के लिए हम लोग वेक्टर को जो है सिर्फ 2 ही कंपोनेंट में या फिर 3 कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। 2 कंपोनेंट में ब्रेक किए तो आपका हो गया 2 डायमेंशनल, और 3 कंपोनेंट में ब्रेक किए तो हो गया क्या 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स होता है, ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब क्या है जी 90 डिग्री पे होते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो है आपका, ये आपका x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है, तो ये जो x और y है ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग f cos थीटा को या फिर f sin थीटा को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये 3 डायमेंशन होता, ठीक है, तो 3 डायमेंशन यदि होता इस तरीके से, ये होता x, ये होता y, ये होता z, तो ये है आपका f वेक्टर, है ना। तो इसका यदि हम कंपोनेंट को निकालते हैं, ऑब्वियसली सपोज कीजिए कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये हमारा गामा है, तो ये जो आपका जो fx हो गया, ये आपका fy हो गया और ये क्या हो गया fz हो गया। तो ये 3 कंपोनेंट जो है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाता है, ठीक है, और ये तीनों कंपोनेंट जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन, कि क्या हम लोग बस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही निकाल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। कंपोनेंट निकालने का मतलब होता है उसका प्रोजेक्शन को किसी एक्सिस पे देखना। अब एक्सिस कैसा भी हो, है ना, अगर ये एक्सिस मान लीजिए कि इस टाइप से रहता है ना, और आपको बोला जाता कि भाई इसका जो है कंपोनेंट तो इस एक्सिस पे बताओ, तो इस पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको तो इसका प्रोजेक्शन देखना है इस तरीके से, तो ये जो है ये क्या हो गया जी, ये वाला इसका जो है प्रोजेक्शन हमने इस एक्सिस पे भी कर दिया, जबकि ये जो है y एक्सिस नहीं है। तो किसी भी एक्सिस पे आप किसी भी फोर्स के कंपोनेंट को निकाल सकते हैं, ओके। तो ये हुआ आपका क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ओके। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर मतलब कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है, ठीक है, एक्स जिसका मैग्नीट्यूड जो है कितना होता है जी, 1 होता है ना, मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। अब देखिए इसको हमको समझना है फिजिकली, इसका क्या मतलब है। तो वेक्टर जनरली ऐसा तो नहीं है कि हर चीज हम लोग 2 डायमेंशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है, 3 डायमेंशन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो 2 डायमेंशन में हालांकि हम लोग सारा पढ़ाई 2 डायमेंशन में किए हैं, और लेकिन यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट आल्सो, ठीक है। तो 3 डायमेंशन भी पढ़ना जरूरी है। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास में एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और ये है आपका 3 डायमेंशन, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ओके। तो यूनिट वेक्टर दिखाना है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है
और इसका बस एक ही काम होता है कि पॉइंट करना, मतलब कि डायरेक्शन को पॉइंट करना, बस डायरेक्शन को दिखाना। इकाई कहने का मतलब है, सपोज कीजिए कि आपके पास में कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसका यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, तो हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ओके। और उसके बाद जो हमारे पास में वेक्टर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये हम लोग ऊपर में एक कैप साइन देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैप साइन बोलते हैं। और ये जो आपका वेक्टर है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है ना। तो ये एक इकाई है, ठीक है। इसका जो है मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, फिजिकल मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल देखो, मोटे शब्दों में अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, सपोज कीजिए कि कहीं पर एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर पर लाइन लगा हुआ है, ठीक है। आप दूर से देखते हैं इस पर्टिकुलर लाइन को और आप जानना चाहते हैं कि भाई ये क्या चीज का लाइन लगा हुआ है, ठीक है। अब बीइंग अ पर्सन आप क्या कीजिएगा, ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे किसी भी एक बंदे से पूछेंगे भाई क्या चीज का लाइन लगा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जानना चाहते हैं कि ये लाइन जो है किस चीज का है। उसी तरीके से हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी वेक्टर जो है किस तरफ जा रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आप जानना चाहते हैं कि ये लाइन किस चीज का है, उस तरीके से हम जानना चाहते हैं कि ये वेक्टर जो है किस तरफ जा रहा है। तो कॉमन जो सेंस है, कॉमन सेंस के आधार पे ये बंदा जाता है इसके पास में और किसी भी एक आदमी से ये पूछ लेता है कि भाई क्या चीज का लाइन लगा है, ठीक है। तो वेक्टर में भी हम लोग यही करते हैं, वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि हमको पूरा लेने का जरूरत नहीं है। तो इस ए वेक्टर के बारे में यदि हमको जानना है कि ये वेक्टर कहाँ जा रहा है, तो इसका हम इकाई से काम चला लेते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर अंश से। तो वो इकाई कैसे निकलेगा, 1 कैसे निकलेगा, भाई सिंपल सा बात है कि आप उसको उसके मैग्नीट्यूड, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर को हम लोग उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास में है क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। और जब यूनिट वेक्टर हमारे पास में होता है तो हमें इस ए वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में पूरा मालूम होता है। यानी कि अब अगर मेरे पास यहाँ पर 5 आदमी खड़े हैं और ये मेरे से पूछें कि भाई टिकट कहाँ मिल रहा है, तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे भेज देंगे कि भाई टिकट यहाँ पे मिल रहा है ना। तो किसी भी तरीके के स्केलर नंबर को, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को यदि हम इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसी वेक्टर के दिशा में जाएगा। बात समझ रहे हैं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को यदि हम इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो है इसी के दिशा में जाएगा। तो ये काम करता है आपका क्या, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, ये सिर्फ पॉइंट करता है। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप, ठीक है, आई कैप। और वाई डायरेक्शन में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जे कैप, ठीक है। उसी तरीके से यहां भी लिख देते हैं आई कैप, ये हो गया जे कैप और ये आपका क्या हो गया, के कैप, ओके। तो ये सब क्या है जी, यूनिट वेक्टर है। अब पिछले क्वेश्चन में, पिछला जो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या किया था, ए वेक्टर को रिजॉल्व किया था। अब हम यहां भी ए वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। ये है हमारा ए वेक्टर, ठीक है। अब इस ए वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं और यहां पर जो है रिजॉल्व करने पे ए टू द बेस एक्स, ठीक, यहां पर ए टू द बेस वाई, ठीक है। अब ये वेक्टर है। अब इसका यदि मैग्नीट्यूड को देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा जी, ए वाई हम लिख सकते हैं सिंपल, ओके। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, ए एक्स, है ना। अब ए वेक्टर को हम पहले कैसे लिख रहे थे, ए वेक्टर को हम लिख रहे थे इस तरीके से, ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर। अब जो है हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स
आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। तो ये एक हुआ वेक्टर को लिखने का तरीका, ठीक है। तो भाई ये जो है आई कैप जो है ये डायरेक्शन को बता रहा है, तो इस स्केलर को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, और जब इस स्केलर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वेक्टर मेरा हमको मिल जाएगा। उस तरीके से जे कैप जो है डायरेक्शन को बता रहा है, तो इस स्केलर को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जे कैप से, तो हमको क्या मिल जाएगा जी, वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका वेक्टर को लिखने का तरीका, और आगे चल के आप लोग इसी तरीके से वेक्टर को लिखेंगे। और यहाँ पर आपको ax का मैग्नीट्यूड मालूम है, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या होता है a वेक्टर, मतलब कि a cos थीटा आई कैप a sin थीटा j कैप, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब उसके बाद 3 डायमेंशन में आ जाइए। तो 3 डायमेंशन में सपोज कीजिए कि आपके पास में कोई एक वेक्टर a है, ठीक है। ये जो है इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा, x के साथ में, y के साथ में एंगल बना रहा है बीटा, और z के साथ में एंगल बना रहा है गामा, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, हम कैसे लिखेंगे, a वेक्टर विल बी, इसका जो कंपोनेंट होगा यहाँ पे, ये x पे जो कंपोनेंट होगा, जो भी कंपोनेंट होगा, मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड है e टू द बेस x, यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है e टू द बेस y, यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है e टू द बेस z, ठीक है। अब इसको लिखना है हमको, ठीक है, क्योंकि ये जो है इन तीनों वेक्टर का सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर a वेक्टर विल बी e टू द बेस x i कैप प्लस e टू द बेस y j कैप प्लस e टू द बेस z k कैप, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहां पर x का मतलब कितना है जी, a cos अल्फा, इसका मतलब है a cos बीटा, इसका मतलब है a cos गामा, ठीक है। क्यों है जी, क्योंकि ये जो है a जो है x के साथ में अल्फा बना रहा है a cos अल्फा, a जो है y के साथ में बीटा बना रहा है a cos बीटा, a जो है आपका z के साथ में गामा बना रहा है, therefore a cos गामा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को जो है लिख सकते हैं।